आज हम जो अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास के विषय में कहा गया है कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम, कि ये जो पद्मासन का अभ्यास है ये सभी व्याधियों का शमन करने वाला, उन्हें समाप्त करने वाला है। किस प्रकार से ये हमारे शरीर पर कार्य करता है, क्यों ये चीज इसके साथ जोड़ी गई है कि ये सभी व्याधियों का शमन करता है। और कई बार व्यक्ति को पद्मासन के अभ्यास में घुटनों में दर्द होता है, एंकल में पेन होता है, या फिर जहां पर उनके पैर जाकर के मिलते हैं, एक दूसरे ऊपर रखते हैं जब वो, वहां पर उन्हें बड़ी असुविधा होती है। कई बार व्यक्ति के घुटने ऊपर उठे रहते हैं, क्यों ठीक प्रकार से ये अभ्यास नहीं हो पाता है और कहां गलती होती है, इसको हम आज समझने वाले हैं। एकाग्रता पूर्वक समझें। सबसे पहली बात यह है कि आपको पद्मासन के अभ्यास में किस जॉइंट का यूज करना है, आपको यह समझना होगा। व्यक्ति करता यह है कि वो इस तरह से पैर को पकड़ता है और ऐसे उठाता है। अब जब वो पैर को इस प्रकार ऊपर उठा रहा है तो पूरा जो प्रेशर है वो उसके नी जॉइंट के ऊपर आ रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो हमारा ये नी जॉइंट होता है ये एक हिंज जॉइंट होता है, यानी कि केवल ये इस तरह के मूवमेंट के लिए बना हुआ है कि ये इस तरह से ऊपर सीधा जाए और वापस आए। ये कोई दूसरा मूवमेंट नहीं करता। इसको अगर यहां से ऊपर भी ले जाएगा व्यक्ति तो यहां पर इंजरी हो जाएगी, टूट जाएगा, टेंडन्स, इसके लिगामेंट जो है वो टेयर हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है ये केवल एक दिशा में ही होता है, ये हिंज जॉइंट होने के कारण। लेकिन जब व्यक्ति इसको उठा के ऊपर रखने की कोशिश करता है तो वो इसको गलत दिशा में खींचने की, ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से इंजरी हो सकती है और इस वजह से ही घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको समझना होगा कि जो पद्मासन में मूवमेंट होता है वो आपके हिप जॉइंट से होता है, क्योंकि ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, साइड में जा सकता है। हम कितने अभ्यास करते हैं, पादव्रत आसन आदि, जिसमें हम पूरी तरह से घुमाते हैं पैरों को, क्योंकि ये जॉइंट इस तरह से बना हुआ है कि ये मूवमेंट इसमें आराम से हो जाता है। तो जब व्यक्ति की जो पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, स्टिफनेस होती है, तो पूरा का पूरा जो दबाव आता है वो नी के ऊपर आ जाता है, और तब व्यक्ति पद्मासन करने के लिए जो कोशिश करता है तो इस तरह से उठाता है जब पैर को, तो वो पूरा जोर उसके घुटनों पर पड़ता है, और जब वो पूर्ण पद्मासन की स्थिति में भी आता है तो घुटने ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उसके हिप जॉइंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, वो स्टिफ है। तो इंजरी से बचने के लिए और इन सब स्थितियों से बाहर आने के लिए जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा उसको समझ ले। सबसे पहले आपको अपने पेल्विक रीजन को जो स्टिफ हो गया है, स्टिफ है, उसको रिलीज करना पड़ेगा, स्टिफनेस को, और उसके लिए ये एक बद्धकोण आसन का अभ्यास होता है। तो अपने पैरों को आप आपस में ला करके इस तरह से मिलाएंगे और अपने हाथों से इस प्रकार से आगे से पकड़ लेंगे। यहां पर पकड़ने के बाद आप अपने कंधों को पीछे खींचेंगे और कमर को सीधा करेंगे। जितना जितना कमर को आप सीधा करते जाएंगे उतना ही आपकी इनर थाई के ऊपर एक स्ट्रेच आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने पकड़ा, सांस को पूरा भरा, कंधों को पीछे खींचा और यहां पर आकर के आपको रुकना है। ये कई तरीके से अभ्यास आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि हमें जो इस स्टिफनेस को खत्म करना है। तो इतना आने के बाद यहीं पर रुके, लगभग 30 सेकंड तक रुके, और अगर आपको अपने शरीर के किसी भी अंग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है तो उस अभ्यास के साथ साथ दो चीजों का ध्यान रखना है। एक है होल्ड करना और दूसरा है ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना। तो आपको 30 सेकंड तक यहां पर रुकना है और गहरी सांस लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठाया और फिर से आप इसको नीचे लेकर के जाएंगे और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। जब आपका ये बद्धकोण आसन का अभ्यास ऐसे होने लगे कि आपके घुटने सहजता से पूरे नीचे जा रहे हैं, अब तो समझ ले आपके अब पद्मासन करने के लिए तैयार है। अब आपको कोई उसमें असुविधा नहीं होगी और अच्छे से हो पाएगा। तो इतना करने के बाद अब आपको अपने पैरों को सामने की तरफ ले जाना है और अपने दाएं पैर को इस तरह से मोड़ करके पीछे लाना है। इस तरह से लाने के बाद इसको बगल में ही रख लेना है और आपको एक चीज की तरफ ध्यान देना है। ध्यान ये है कि जो आपके पैरों के बीच में ये अंतर है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये अंतर बना हुआ है तो इसका मतलब है कि जब आप पैर को ऊपर उठाएंगे तो फिर से नी के ऊपर प्रेशर आएगा और आपके जो हिप जॉइंट है यहां पर
उस फ्लेक्सिबिलिटी का आप यूज भी नहीं कर पाएंगे और अभ्यास में असुविधा होगी। तो आप पैर को पीछे लाएं और इस गैप को पूरी तरह से खत्म कर लें, ऐसे इसको मिला लेंगे। अब आपको जब पैर को ऊपर उठाना है तो देख रहे हैं आप कि ये जो मैंने पैर को ऊपर उठाया तो ये गैप जो है यहां पर बना नहीं, गैप यहां पर बिल्कुल समाप्त कर दिया हमने और इसको उठा करके ऊपर रखा। अब देख रहे हैं कि ये नी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने जो यूज किया है वो अपने हिप जॉइंट का हमने यूज किया है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को भी लेकर के आना है और पहले इसको भी ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपने इस तरह से इसको पूरा पीछे ला करके मिला लिया। ये मिलाने के बाद और आपने जो ये उठाया तो आराम से इसको इस तरह से उठा करके रखा और ये पूरा आपका पैर अब नीचे आ जाएगा। इस स्थिति में आपको आना है और अपने पैरों को यहां तक ऊपर तक लेकर के आना है। कई बार अभ्यास में हमने देखा है कि व्यक्ति ऐसे पैर को रखता है, ये अब क्या हो रहा है कि ये एंकल पे प्रेशर आ रहा है, तो ऐसे नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है उठा के और इसको भी थोड़ा सा पैर को ऊपर की तरफ रखना है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे नीज के ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव यहां पर भी नहीं है, क्योंकि पेल्विक रीजन पर्याप्त फ्लेक्सिबल है, कोई वहां पर स्टिफनेस नहीं है, तो आराम से आप ये अभ्यास कर सकेंगे। इस अभ्यास में बैठने से कहा गया है, वर्णित है हमारे ग्रंथों में कि जो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, सहस्त्रार की तरफ जाती है और इससे एक शांति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। साथ ही साथ इस अभ्यास में जब आप बैठते हैं तो अपने आप ही आपकी स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो सुधरना शुरू हो जाता है, कमर आपकी सीधी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपके शरीर का अधिकांश हिस्सा आपके मैट से स्पर्श हो रहा है। इस स्थिति में आप ज्यादा लंबे समय तक भी बैठ पाएंगे, क्योंकि कमर मुड़ेगी नहीं, कमर रहेगी सीधी और पूरे आपके जो लोअर बैक है वहां पर कोई दबाव नहीं आएगा। अन्यथा अगर आप यूं ही पालथी लगा करके बैठते हैं तो उसमें घुटने आपके ऊपर रहेंगे और पैर ऊपर रहने की वजह से स्वाभाविक ही कमर के ऊपर दबाव आके वो मुड़नी शुरू हो जाएगी। तो जब कमर सीधी रहेगी तो ऊर्जा का, प्राण का संचार ठीक प्रकार से नाड़ियों में हो सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए इस आसन को सिद्ध कर लेना अनिवार्य है। इसीलिए हठयोग, प्रदीपिका आदि ग्रंथों में केवल ध्यान के आसनों को ही वर्णित किया गया है, दूसरे आसनों को नहीं। तो जब व्यक्ति इन आसनों के अभ्यास में परिपक्व हो जाता है तो समझें कि उसने अपने मूलाधार के क्षेत्र पर कार्य किया और मूलाधार से चेतना को ऊपर उठाया, जो कि इससे बड़े ही सरलता से होता है। तो ये जो चेतना ऊपर उठती है और हमारी नाड़ियों पर, जो कि मूलाधार में स्थित नाड़ियां हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, तो उससे मानसिक विश्रांति होती है। और विज्ञान भी ये मानता है कि अधिकांश रोग हमारे मानसिक स्थितियों के कारण पैदा होते हैं। तो जब मानसिक शांति होगी तो शरीर के रोगों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सर्व व्याधि विनाशकम, कि ये मानसिक शारीरिक तल पर व्यक्ति को सक्षम बना करके रोगों को समाप्त करता है। इस अभ्यास में घेरंड संहिता ग्रंथ में कुछ और भी संकेत किए गए हैं। वो क्या अभ्यास कर सकते हैं? वो है जालंधर बंद का अभ्यास और नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास। तो आपको पद्मासन में बैठे हैं, आप पूरे सांस को बाहर छोड़ना है और बाहर छोड़कर बाहर रोक के गर्दन को नीचे ले जाना है और यहीं से अपने नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को ले जाना है और केंद्रित करना है। इसी स्थिति में व्यक्ति को बने रहना है जब तक वो अपने सांस को रोक सकता है। फिर सांस को अंदर भरना है, ऊपर आते हुए आंखों को बंद कर लेना है और इस स्थिति में कुछ समय तक रुके रहना है और फिर से इसी अभ्यास को दोहराना है, फिर से दोहराना है। तो ये अभ्यास अगर करते हैं तो इसके सीधे प्रभाव मानसिक स्तर पर है और इससे विशेष मानसिक विश्रांति और उससे विशेष शारीरिक प्रभाव फिर आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आज का जो ये हमारा अभ्यास है, ये आपके शरीर को तो सबल बनाता ही है, साथ ही साथ इसके मानसिक लाभ भी हैं, जो कि आपको कुछ समय के अभ्यास के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। अपेक्षा है कि आपको ये महत्वपूर्ण योग अभ्यास समझ में आ गया होगा और जब आप पुनः इस अभ्यास को करेंगे, आपको अपने अभ्यास में सुधार करने के लिए बिंदुओं का पता होगा और आप उन चीजों का ध्यान रखते हुए ही इस अभ्यास को करेंगे और आपके लिए आसन सरल हो जाएगा। आप लंबे समय तक सहजता से इस आसन में बैठ सकेंगे।
तो आपके अगर कोई प्रश्न होते हैं इस अभ्यास से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं, और अगर मार्गदर्शन उपयोगी लगता है तो अपने अन्य बंधुओं तक साझा कर सकते हैं। आज के लिए यही मार्गदर्शन था, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।